नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और मानसून सीजन का शुरुआत आने वाले दिनों के साथ शुरू होगा। लेकिन इससे पहले अगर आप पेड़ लगाने के शौकीन हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपने तमाम इलाकों में पेड़ पौधे लगाएं, तो कौन से पेड़ लगाएं, कौन से पेड़ लगाने की ज़रूरत है और जो पेड़ हमारे बिहार के लिए काफ़ी पहले काफ़ी बड़े पैमाने पर पेड़ दिखते थे, वो जो विलुप्त हो रहे हैं, वो किस तरह से लगाने से आपको फ़ायदा मिल सकता है। इन तमाम विषयों को लेकर आज हम बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं ICAR पूर्वी अनुसंधान परिषद के कृषि और वानिकीय वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक कुमार सर। तो सर से समझते हैं पूरी कहानी कि कौन से पेड़ लगाएं और जो पेड़ विलुप्त हो रहे हैं उनको कैसे बचाएं और क्या क्या प्रयास करेंगे। सर, पहले तो बिहार के कई ऐसे वृक्ष हैं जो कहीं ना कहीं विलुप्त होने के कगार पे हैं। जैसे एक दो नाम तो मुझे भी याद है, जैसे पाटली हुआ, चंपा का बिल्कुल। हुआ, या दुधिया मालदा की मैं बात करता हूँ। और भी क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बिहार को अगर संरक्षित किया जाए इन पेड़ पौधों को, तो बिहार को इकोनॉमिकली और नेचर के प्रति काफ़ी समृद्ध कर सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार, कृषि वैज्ञानिक ICAR पटना में हूँ और मैं कृषि वानिकी के विषय पे काम करता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि ये वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इस कड़ी में हम लोगों को वृक्षों की जैव विविधता को भी बरकरार रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि अन्य जीवों को। तो वृक्ष जो हमारे बिहार के संपदा धरोहर हैं, जो बहुत सारे विषय है जो कि आजकल हम देखते हैं ये जलवायु परिवर्तन के वजह से या फिर लोगों का रुझान धीरे धीरे उनके प्रति कम होते जा रहा है। वो कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे कि महुआ, एक महुआ हमारा बहुत ही बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा वृक्ष है जिसका बहुत ही अच्छा पुराने समय में बहुत अच्छा खेती होती है। इसका लकड़ी भी टिम्बर बहुत अच्छा होता है। जिसका महुआ का हमारे अभी भी हमारे घरों में देखेंगे कि चौखट वगैरह सब महुआ के पड़े हुए। आजकल हम नहीं मिलता। आजकल बस लोग बस दो ही तीन जानते हैं, एक तो सखुआ, सागवान, शीशम। जैसा कि शीशम में अचानक से बहुत सारी बीमारियाँ आई, शीशम अचानक से विलुप्त होते चला। तो हम अगर एक दो वृक्ष पर रहेंगे तो कभी कभी ये वृक्ष अगर ख़त्म हो गए तो दूसरे वृक्ष भी ख़त्म हो तो हम क्या करेंगे। इसलिए हमें विविधता को बरकरार रखना है। जो हमारे जो धरोहर है उनको ख़त्म नहीं होने देना है। महुआ के साथ साथ बहुत सारे, जैसे कि इमली का भी पेड़ है। इमली भी आजकल देखते हैं ख़त्म हो रहा है। इमली भी जैसे इमली का भी लकड़ी बहुत अच्छा होता है। फिर से इसके अलावा जो फलदार वृक्ष है, जो फल वाले बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि एक खिरनी है, फालसा है, ये सब जो हमारे जो इंडिजिनस फ्रूट्स है वो धीरे धीरे देखने को बेरीज ये सब नहीं मिल रहे हैं। हम सिर्फ और इस तरह से हमें जो हमारे फूल वाले चंपा वगैरह है ये सब भी आजकल नहीं मिल रहा है। और जो वृक्ष है जैसे कि हमारे जो यहाँ के नीम वगैरह, नीम तो कम है लेकिन लोग नीम की खेती नहीं करते। नीम जो है बहुत ही औषधीय गुण से भरपूर प्लांट है, पौधा है। तो ये हमको इक्का दुक्का मिल जाएगा जहाँ हमारे कम्युनिटी प्लेस में, लेकिन कोई इसको नीम को लगाता कौन है? कोई नहीं। लेकिन इसको कभी कभी ये भी ख़त्म होगा। जो हमारे आयुर्वेद में उसका कितना अच्छा यूज होता है, उसका हर पार्ट यूज़फुल है। हम खेती में ले नीम की खल्ली बनाए या फिर उसकी दवाई बनाए, हर चीज़ बनाए, लेकिन नीम का खेती कौन करना चाहता है? कोई नहीं। तो इसको तो उसको कंजर्व भी तो करना पड़ेगा। इस तरह से जैसे पीपल, बरगद, ये सब जिसको हम पूजा करते हैं, ये हमारे धरोहर है। इनको हम लोग सैक्रेड ट्रीज मानते हैं। लेकिन पीपल को कोई रखने देना चाहता है? कोई नहीं। सब उखाड़ के फेंक देते हैं। पीपल तो अपने आप उग जाता है। लेकिन ये सब भी अगर ख़त्म, बरगद ये सब भी अगर ख़त्म हो गया तो सोचिए ना, बरगद एक पेड़ कितना ज़्यादा छाया देता है और कितना ऑक्सीजन देता है। और पीपल और ये सब भी ख़त्म हो गया तो हमारी सृष्टि का क्या होगा? तो हमें तो ये सब को कंजर्व करना है। तो एज ए साइंटिस्ट हमको ये खाली नहीं देखना है कि हमें सिर्फ इकोनॉमिकल पोर्शन भी ध्यान रखना है, लेकिन साथ साथ जो डाइवर्सिटी उसको भी बरकरार है। इकोनॉमिक अगर बात करें तो जैसे कि सेमल एक ऐसा वृक्ष है जो कि जिसका यूज़ सिर्फ ज़्यादातर प्लाईवुड इंडस्ट्री में होता है। और प्लाईवुड इंडस्ट्री में जैसे कि हम देखें कि ये चंपारण साइड में अगर देखेंगे, बेतिया वगैरह, मोतिहारी वगैरह, तो इधर ये सब वृक्ष खूब मिलेंगे। लेकिन जितने इस पटना और इस गंगा के दक्षिण भागों में नहीं मिलेगा। तो उन सब का भी वो इतना ज़्यादा इकोनॉमिकल है कि आपको 8 से 10 साल में ये एक पेड़ कम से कम 8-10 हज़ार
मुनाफा देता है। और अगर जहाँ पे वहाँ पे लेकिन है कि कहाँ पे उसका प्लांट है, उस एरिया में अगर प्लाईवुड इंडस्ट्री ज़्यादा है तो आप इसको आसानी से इसकी खेती करके इसको भी बेच, और कोई दूर नहीं है, पटना एरिया में भी करेंगे तो चंपारण वगैरह आजकल ट्रांसपोर्ट की कोई बात दिक्कत नहीं है। और एक तो दिक्कत ये है, एक तो लोगों के बीच में मंशा ये भ्रम होता है कि पेड़ लगाएंगे तो पेड़ को काटेंगे तो कहीं वन विभाग वाले तो ऑब्जेक्शन करेंगे। तो इस तरह का ऐसा कुछ नहीं है, हम हर पेड़ के लिए ये सब चीज़ लागू नहीं है। कुछ जो पेड़ जो है जो कि विलुप्त होने वाले पेड़ है उन सब पेड़ों को नहीं काटना है। और जो है कि जैसे कि शीशम वगैरह ये सब जैसे कुछ ऐसे जो हम नहीं लगाए हैं कम्युनिटी लैंड पे, वो सब अगर हम प्लांटेशन कर रहे हैं, हम अपने से खुद प्लांटेशन करना है और कमर्शियली इसको हम हार्वेस्ट करने के लिए पहले तो आप वन विभाग में पहले से इन्फॉर्म करें कि हमारा प्लांटेशन हमने लगाया तो आप प्लांटेशन को हार्वेस्ट कर सकते हैं। आपको इसको परमिशन के वन विभाग रोकता नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर एक परमिशन एक लेना चाहिए, एक इंटीमेशन, और वो आपको आपने जो खेती की है तो खेती को आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप इस तरह से कम्युनिटी लैंड के ट्रीज़ को नहीं काट सकते हैं कहीं भी। कोई पहले से पेड़ लगा होता है ऐसा, लेकिन आपने चूंकि आप उसको कमर्शियल लेवल पर आप ग्रो कर रहे हैं तो प्लांटेशन अगर ऐसा होता तो लोग प्लांटेशन क्यों लगाते, तो कोई लगाता ही नहीं। आप पूरा देश भर में देखें कि हर लोग कितने प्लांटेशन लगे। तो काटना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ आप उसके लॉग को अगर मतलब बिना परमिशन लिए बिना इन्फॉर्म किए कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आपको वो रोका जा सकता है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि हम इस चीज़ को कहीं भेज रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत कोई प्रोसीजर होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम घबरा जाएं कि पेड़ काट ही नहीं सकते। तो सर एक सवाल है आखिर में कि बिहार में चूँकि आप जानते ही हैं कि अब खेती को एक उद्योग के तौर पे भी देखा जा रहा है, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पेड़ों को इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये एक लंबा इन्वेस्ट है। उसके बाद जैसा आपने बीच में जिक्र भी किया कि वन विभाग वाले नहीं काटने देंगे या ऑब्जेक्शन लगा देंगे, तो इस डर के मारे भी नहीं काटते। तो कुछ ऐसे बिहार के क्लाइमेट के अनुसार अगर कुछ ऐसे वृक्षों के आप नाम बताएं हमारे जो एक तरह से नेचर के लिए भी फायदेमंद हो और किसान को भी एक समय के बाद वो कम समयों में एक अधिक मुनाफा दे सके, तो कुछ वैसे वृक्ष जो और जिसकी डिमांड आसानी से बिक जाए, ऐसे कुछ वृक्षों पे जैसे लकड़ी के लिए तो सागवान को वृक्षों का राजा कहा गया, टिम्बर का किंग ऑफ टिम्बर कहा गया। तो सागवान तो आप लगा ही रहे हैं, लेकिन ऐसा लिमिटेशन है सागवान के लिए कि हर लैंड पे ये नहीं हो सकता है। जैसे इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, थोड़ा सा पानी जमने वाला जगह नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया ज़मीन चाहिए, तभी सागवान होगा। अदरवाइज थोड़ा भी लो लाइन लिया तो सागवान अगर 15 साल 20 साल आप खेती कर भी लेते हैं तो वो अचानक से सागवान सूख जाता है। तो इसलिए अगर जिसके पास बहुत अच्छा ज़मीन है तो उस तरह का पेड़ लगे, लेकिन जहाँ पे हमारा थोड़ा लिमिटेशन है वहाँ पे हम कुछ अदर विकल्प के लिए जा सकते हैं, जैसे कि महोगनी भी एक अच्छा पेड़ है जो अफ्रीकन महोगनी है, जिसमें ब्रांचिंग कम होती है ना, उसका भी टिम्बर वैल्यू बहुत अच्छा होता है। तो आजकल शीशम में भी प्रॉब्लम आ गया है, शीशम के भी विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इस सब के लिए एक महोगनी बहुत अच्छा विकल्प है एज पर टिम्बर ट्रीज कंसेप्ट। इसके अलावा जो हमारे इंडिजिनस प्लांट्स हैं उनके भी टिम्बर हम लोग यूज़ करते हैं, मल्टीपर्पज़ ट्रीज है। कटहल की भी टिम्बर अच्छी होती है, कटहल की भी लकड़ी पुराना सिल्ली हो जाए तो अच्छा होता है। कटहल से हमें सब कुछ मिलता है। अगर एक कटहल का पेड़ लगाएंगे तो उससे हमें लकड़ी के अलावा हमें फल भी मिलता है, उसका पत्ता भी जो है हमारे लाइव स्टॉक के लिए चारा के लिए, तो इसको हम बहुउद्देशीय वृक्ष कहते हैं। तो इस तरह के पेड़ों को भी लगाना चाहिए। इसके अलावा जैसे अर्जुन का वृक्ष है, अर्जुन का भी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है और लकड़ी भी अच्छा होता है। तो लो लैंड एरिया में जहाँ पे पानी जमने वाला इस तरह से हमारा ताल एरिया, उस सब एरिया में महोगनी, अर्जुन ये सब पेड़ होंगे। और जहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन वाले वृक्षों की बात करें तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप लोग सेमल, कदम, जामुन ये सब लगा सकते हैं। तो इस सब के लिए तो ये कुछ ऐसे कब लगाना सही रहेगा? देखिए, कोई भी वृक्ष लगाना है तो उसके लिए प्रॉपर समय होता है मानसून के जस्ट पहले। अभी जैसे मानसून जस्ट आने वाला हो, अब यही प्रॉपर सीजन है। अभी हमें इस समय प्लानिंग कर लेना चाहिए। हमें गड्ढे खोद करके कम से कम 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदे, मिट्टी को पूरी तरह से निकाल लें और उसमें आप कंपोस्ट सड़े हुए गोबर के, अच्छी तरह से सड़ा हुआ गोबर का कंपोस्ट मिला के उसको 15 दिन 20 दिन छोड़ दें, या 1 महीने तक ही छोड़े, 1 महीना पहले। और जैसे पहली बारिश मानसून कर जाए वैसे आप पेड़ लगा दीजिए, और वो सबसे सक्सेस प्लांट होता है। ठीक है। तो ये जानकारी है उन भाइयों के लिए जो बागवानी करना चाहते हैं, जो पेड़ पौधा लगाना चाहते हैं, उनके लिए। और सर ने पूरी जानकारी दी कि जो विलुप्त हो रहे हैं हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे, उनको भी संरक्षित करिए, वो कैसे आपको फ़ायदा दे सकते हैं। और
तमाम वैसे सेक्टरों में इलाकों में जहाँ पे जल जमाव वाली स्थिति है, जहाँ पे पानी नहीं है, उन इलाकों में कौन से पेड़ लगाए, ये पूरी जानकारी सर ने दिया। उम्मीद करते हैं इस मानसून सीजन का शुरुआत आने वाले दिनों के साथ शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आप पेड़ लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन तमाम पेड़ों में से कई पेड़ों का चयन कर सकते हैं। तो ये है खेती से कृषि और पशुपालन और वन्य विभाग से जुड़ी हुई कहा जाए तो जानकारियाँ। उम्मीद करते हैं ये आपको काफ़ी फायदेमंद साबित होगा आपके लिए। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।